सही है। सर 17 में जो मेंस पेपर आया था वो पेपर डिस्कस करा। इससे कौन सा पेपर है ये वाला? हिमांग हिमांग जो पेपर 12th वाला का हुआ ना, मेंस वाला पेपर, वो डिस्कस हो रहा है। अच्छा ये वो सर, तो मैं इसको लीव कर हाँ दूं मीटिंग को? मैं ये बट जब कर लूंगा उसके बाद देख लूंगा। अच्छा, ये तब देखेगा। चल सही है हिमांग। सर मैं भी लीव कर दूंगा क्योंकि मेरे को भी देना है अभी फ्राइडे को। अच्छा सही है। सर जो देखो आज देखो, जो टेस्ट सर जो आज जो टेस्ट हुआ था सर 11th वाला, ये सर उसका हाँ, पीडीएफ मिल सकता है? पेपर का, हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। मेरे को मैसेज डालियो ग्रुप में, मैं भेजता हूँ उसमें। सही है। ओके सर। मैंने थैंक कल यू से फ्री चलो नहीं। देखो, तू देख ले एक बार, ये क्रिश तू देख ले एक बार, पेपर चेक तो करे वो पेपर कैसे आते हैं। सही ना। सर देखो पहला क्वेश्चन जो है, विच कंपाउंड विल गिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ उसका, क्योंकि ये इजी पार्ट है। इसमें अगर मैं नाइट्रेशन करता हूँ NO2+ के साथ, तो तुम्हें याद है ना, नाइट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HO4 के साथ। तो इसलिए हाईली एसिडिक कंडीशन में मोस्ट ऑफ एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में। मोस्ट ऑफ एनिलीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन अंडर हाईली एसिडिक कंडीशन, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला हुआ है। तो अब इस केस में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, परसेंटेज याद होगी तुम्हें। अब मेटा जो मिलेगा इसमें 47%, याद है कि नहीं, ये क्लास में कराया हुआ है, प्रोटेक्शन से पहले वाला सर टॉपिक है। तो मेटा जो मिलेगा वो मिलेगा 47%। पैरा मिलेगा 51%। 51% पैरा मिलेगा, और 2% मिलेगा ऑर्थोआइसोमर। तो इसलिए मेजर अमाउंट मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन, डेल्टा यू इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा डेल्टा यू। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। तो अगर मैं एडियाबैटिक थर्ड क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा SN1 रिएक्शन के लिए। तो ये आ जाएगा, पैरा पे जब OCH3 लगा हुआ है, CH2Cl आएगा। ये CH2Cl2 लिखा हुआ गलती से, CH2Cl और OCH3, इस पे प्लस आर इफेक्ट है, Cl हटेगा, जो कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबल होगा। बेंजीन के प्लस आर से भी, और O जो है उसका भी प्लस आर लगेगा तो स्टेबलाइज होगा। इसलिए पहले ये आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा सेकेंडरी वाला, CH3CHCl CH5, ये आ जाएगा। और थर्ड पे प्राइमरी वाला C3H7Cl। तो ये आ जाएगा आंसर 3। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट। फोर्थ क्वेश्चन, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड बोहर ऑर्बिट है 0.529 n² आर्मस्ट्रांग में आएगा। तो n² की वैल्यू 2 का स्क्वायर, यानी जेड तो 1 है ही, तो इसका 4 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स, ये आंसर दे रखा 2.12 आर्मस्ट्रांग। सही ना। फिफ्थ क्वेश्चन, पीकेए वीक एसिड का वीक बेस का, हर बार मैं फॉर्मुला यही पूछता हूँ, तुम्हें ध्यान होगा। पीएच क्या होता है, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के लिए फॉर्मुला। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो पीएच होगा 7 + ½ pKa - pKb। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है इस पे। तो ये आ गया 7 + ½ pKa - pKb। पीके दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है 3.2, और पीकेबी दे रखा है 3.4। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा 7 में से, ½ इंटू 0.2 नेगेटिव में, तो 6.9 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे। देखो ये वाला भी फॉर्मुला बेस्ड है, ये फॉर्मुला बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर्मुला जो लिख रहा है उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नायलॉन का फॉर्मेशन होता है कैप्रोलैक्टम से।
ये चैप्टर जरूर पढ़ना है, पॉलीमर्स वगैरह। कैप्रोलैक्टम से फॉर्मेशन होता है इसका। इसका पहले हाइड्रोलिसिस ही होता है, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, फिर पॉलीमराइजेशन होगा, फिर पॉलीमराइजेशन होगा गर्म करने पर, और आंसर आता है इसमें फिर। कैप्रोलैक्टम था ये जो मैंने बनाया था पहले, CH2 होल 5, NH2 का H गायब, वैलेंसी फ्री, और CO रहेगा यहाँ पे वैलेंसी फ्री। ये मिल जाएगा नायलॉन 6। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से बनेगा। नायलॉन 6 नहीं बनेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। बेकेलाइट कंडेंसेशन, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है पहले। बेकेलाइट में फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन होता है, और टेरिलीन में टेरिफ्थैलिक एसिड और ग्लाइकोल होता है। टेरिफ्थैलिक एसिड ग्लाइकोल, उसमें हाइड्रोलिसिस किसी में नहीं हो रहा है, सब में कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। पॉलीमर चैप्टर जरूर कर लेना, उसका क्वेश्चन आना है, और हो सकता है ऑर्गेनिक के साथ मिक्स होके आए, तो ऑर्गेनिक करने का फायदा नहीं होगा अगर तुम्हें पॉलीमर्स नहीं आता होगा। 7, द मोस्ट abundant elements by mass in the body of a healthy human adult। ये देखा है तुम्हें, ऑक्सीजन 61.4%, कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.6%। the weight which a 75 kg person would gain if all hydrogen atoms are placed by deuterium। H की जगह D आ जाएगा, H की जगह D आ जाए तो फिर क्या, अब इसमें हाइड्रोजन कितना था, 10%। हाइड्रोजन 10% था, और H की जगह D आएगा, तो हाइड्रोजन 10% होने का मतलब है 75 इंटू 10/100, यानी उस ह्यूमन बीइंग में 7.5 kg हाइड्रोजन का वेट था। तो अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाएगा तो मास तो डबल हो जाएगा, तो 15 kg हो जाएगा वो, ड्यूटेरियम आने से 15 kg हो जाएगा ना मास। अब 7.5 था पहले, अब 15 kg हो जाएगा, यानी अब जो उसका वेट है, अगर वेट कोई पूछेंगे तो 80 कितना हो जाएगा वो वेट, पहले 7.5 माइनस करो, फिर 15 ऐड कर दो, तो यानी 7.5 किलो उसका वेट बढ़ जाएगा। समझ आई बात कि नहीं है? 7.5 kg पहले वेट था हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का वेट आ गया 15 किलो, तो बढ़ा कितना, 15 में से 7.5 जाएंगे, 7.5 kg बढ़ जाएगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये केमिस्ट्री का कह ही नहीं सकते इसको, बिना केमिस्ट्री के भी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। which the following upon treatment with tertiary butoxide, sodium tertiary butoxide followed by addition of bromine fails to decolorize the color of bromine। तो तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पे, इसके अंदर पहले सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड डाला है, OCH2 और Br। इसमें से, इस वाले में से क्या कभी भी डी, जब मैं इसमें बेस डालता हूँ, अगर बेस डालने से क्या डी हाइड्रो हेलोजनेशन हो सकता है? एक ही कार्बन पे H भी है, Br भी है, तो इसमें तो नो रिएक्शन आएगा ना, इसमें नो रिएक्शन आएगा तो डबल बॉन्ड आने के चांसेस ही नहीं है। बाकी सब में डबल बॉन्ड आ सकता है, बाकी सब में डबल बॉन्ड आ सकता है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा फर्स्ट। बाकी सब में आ जाएगा डबल बॉन्ड की नहीं, यस सर। तो इसलिए आंसर बना जाएगा इसका। 9th, इसमें दिया इन द फॉलोइंग रिएक्शंस ZNO इज रिस्पेक्टिवली एक्टिंग एज। ZNO कैसे काम कर रहा है? ZNO प्लस Na2O, ZNO प्लस Na2O, Na2O को NaOH भी मान सकते हैं, Na2O भी मान सकते हैं, तो क्या मिलेगा इसमें, Na2 NaOH भी मान सकते हैं इसको, Na2 ZNO2 सोडियम जिंकेट। तो ये तो पता ही है इसमें, ये क्या है, ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड, और बहुत अच्छे मेटल का ऑक्साइड है, तो ये क्या हो गया, बेस। तो ये ZNO यहाँ काम करेगा किसका, एसिड का। ZNO होता ही एम्फोटेरिक है, और अगले में ZNO के साथ, और ये अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये मैंने तुम्हें बता रखा है, दो कंसेप्ट आए थे ना, फ्रैंकलिन थ्योरी और लक्स फ्लड कंसेप्ट आयनिक के अंदर, उसमें बताया था कि जो ऑक्सीजन देगा, जो ऑक्सीजन देगा वो बेस, जो ऑक्सीजन लेगा वो एसिड। जैसे ZNO प्लस CO2 में ZnCO3 बनेगा, तो ZNO ने अपना O दिया है, तो इसलिए ये होगा बेस, और ये एसिड, CO2 होता ही एसिड। तो इसलिए एक रिएक्शन में, 9th क्वेश्चन ये, एक रिएक्शन में, ऊपर रिएक्शन में ZNO काम कर रहा है एसिड का, नीचे रिएक्शन में काम कर रहा है बेस का, एसिड एंड बेस। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, both lithium and magnesium display several similar properties due to diagonal relationship, however the one which is incorrect, incorrect कौन सी वाली है ये बोला इसने। तो अगर तुम देखोगे, पहला ऑप्शन है both form basic carbonates, both form basic carbonates, मैं बता रहा हूं उसके बारे में, ये किसी का सही हुआ है क्या? 10th क्वेश्चन किसी का सही हुआ है कि नहीं ये? चलो आंसर देखने के बाद भी कोई सोच सकता है इसको कि नहीं, एक बार चेक करो।
एक बार खुद बताओ आंसर इसका। क्वेश्चन सबके पास है ना अभी इस समय? यस एक बार बताओ उसका आंसर देख कर। निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? मैं सेकंड। नहीं, देखो इसमें आंसर क्या आएगा? सेकंड नहीं आएगा आंसर इसका। निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? अब देखो पहला ऑप्शन है बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, यही गलत है। बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स ये नहीं होगा ना इसका आंसर। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैग्नीशियम ही तो है जो ये बनाता है MgO होल ट्वाइस डॉट XH2, यही तो बेसिक कार्बोनेट है सिर्फ। लिथियम तो Li2CO3 बनाता है, नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है ये। बेसिक इसकी वजह से है ना ये। मैंने ये थोड़ी बोला इसकी एक्वा सॉल्यूशन बेसिक है। बेसिक कार्बोनेट मतलब ओ चांस होने चाहिए। बाकी दो तीन ऑप्शन सही हैं। बोथ फॉर्म सॉल्युबल बाइकार्बोनेट, बोथ फॉर्म नाइट्राइट्स Li3n और Mg3n2। लास्ट वाला दोनों के जो नाइट्रेट है डिकम्पोज करके NO2 और O2 देंगे। देखो तो कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में होता है बेसिक। एक्वा फॉर्म में ना वो है ना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेटल हैं। MgO मिल जाएगा ना पानी के अंदर, और LiOH मिल जाएगा। यस सही है। यस सर समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि आर नॉट वेरी सॉल्युबल, सर जो बाइकार्बोनेट्स। हाँ वेरी तो सॉल्युबल नहीं है, सर ये लेकिन भी ऑप्शन। ज्यादा करेक्ट तो यही मानेंगे ना। वो तुम सही कह रहे हो, वो दोनों के बारे में देखा है, दोनों बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन पार्शियली करेक्ट तो है ना ये तो गलत है ना, मतलब बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स। यस सर। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी वाला क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया थोड़ा सोचने का। नेक्स्ट है 3 मिथाइल पेंटटूइन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट। 3 मिथाइल पेंटटूइन, ये 3 मिथाइल पेंटटूइन ऑन रिएक्शन विद HBr डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, H इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी कि नहीं? एक पॉसिबिलिटी। सर एंटी मार्कोनी का टाइप हो गया डेफिनेटली। अच्छा एक मिनट, एंटी मार्कस रूल है, एक मिनट रुको। एंटी मार्कस है तो Br यहाँ पे आएगा, तो एक कैरी सेंटर बन गया ये और एक कैरी सेंटर बन गया ये, दो कैरी सेंटर मतलब 2:2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर 12th क्वेश्चन। मेटल crystallizes in FCC if the edge length of the unit cell is A, the closest approach between two atoms D इक्वल टू क्या होता है? A/√2 होता है कि नहीं? √2a का आधा, फेज डायगोनल का आधा होता है, तो यानी A/√2 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है वाला।
कम से कम 7-8 क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड आ जाता है ऐसे। फॉर्मुला इसलिए जरूर याद करना तुम्हें। 13th क्वेश्चन, टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। ए की वैल्यू सेम है दो रिएक्शंस के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल, मतलब E1 माइनस E2 10 किलो जूल है पर मोल में। If K1 and K2 are rate constant for reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then natural log K2 by K1, natural log K2 by K1 क्या होगा? E1 minus E2 क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर रही है by RT होगा कि नहीं? फॉर्मूला डिराइव कर लोगे ना, ये किससे डिराइव करोगे? K इक्वल टू A EQ माइनस E1 by RT, उससे डिराइव करना। टेम्परेचर सेम है इधर। बेसिक जो रिएक्शन है इससे, बेसिक जो इक्वेशन है इससे डिराइव करना है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। तो E1 माइनस E2 10 किलो जूल दे रखा है, यानी 10,000 हो जाएगा। R 8.314 है और किलो जूल में था 10,000 हो जाएगा। R T कितना दे रखा है? 300। ये 300 है तो कितना आ जाएगा इससे सॉल्व करने पर? 8, हाँ 4 point something क्योंकि आ ये रहा है। इसको 25 मान सकते हैं लगभग। हाँ 4 सब कुछ, हाँ अप्रोक्सीमेशन में आएगा 4 मान सकते हैं इसको, क्योंकि 8 3 24 होता है, 25 माना तो 4 आ जाएगा इसकी, तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। 14th क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी। इससे इसमें कन्वर्ट करना है। CHO है, इससे कन्वर्ट करना है OH Me नीचे। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद गलत आया था पेपर में उस समय भी। यहाँ पे ये दोनों ना CH3 होने चाहिए, ये हुआ नहीं होगा किसी से। फिर ये क्वेश्चन उस समय भी गलत आया था मेन से, ये दोनों हाँ CH3 सर मैंने CH3 है। क्या रिएक्शन किया था, मेरे CH3 याद था दोनों में। हाँ CH3 आएगा दोनों में। ये क्वेश्चन उस समय भी गलत ही आया था, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिखा रहने दिया। तो ये CH3 आएगा इसमें। तो इसलिए अगर मेरे को दोनों, यहाँ तो समझ आ गया मेरे को कि ग्रीनर रीजेंट बन के ये लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये लगाना है तो यहाँ पे मेरे को एस्टर वाला कुछ पार्ट लिखाना पड़ेगा। नहीं तो CHO में लगेगा नहीं, CHO में अगर ग्रेनाइट रीजेंट डलेगा तो CHOH CH3 बन जाएगा। तो उसने हिंट दिया ही हुआ यहाँ पे पहले। ए ऑप्शन में अगर तुम चेक करोगे तो CHO का COOH बन जाएगा टॉलरेंस रीजेंट डालने से। उसके बाद अगर मैं इसमें CH3OH H+ में डालूंगा तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, MEOH तो C डबल बॉन्ड OMe आ जाएगा। उसके बाद MEMGBr ड्राई ईथर सेकंड H3O+। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये आंसर आ जाएगा। सही है। तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन गलत आया था, हल्का सा मैनिपुलेशन करेंगे तो पता लग जाएगा इसका आंसर। फिर अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT का, सरफेस केमिस्ट्री से। टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स फेस। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? लाइट पास की कोलाइडल सोल से, यहां से लाइट पास की हमने, लाइट पास की, अगर ट्रू सॉल्यूशन होती तो लाइट एज इट इज पास कर जाती। सही ना, लाइट क्या करती? एज इट इज यहां से पास कर जाती। लेकिन क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो लाइट क्या होगी? स्कैटर होगी, ट्रांसलूसेंट लाइट मिलेगी यहाँ देखने को। ट्रांसलूसेंट यानी जितनी होगी उतनी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी उससे। किस वजह से? और ये ऑब्जर्व, ये कब ऑब्जर्व होगा? अगर डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी जो सॉल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट है उसका डायमीटर जो है इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स फेज इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ, ये अगर मॉलिक्यूल है तो जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स फेज इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, उससे बहुत छोटा नहीं है, तब ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यानी कंपेरेबल होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर डायमीटर बहुत छोटा हो गया तो लाइट को क्या करेगा? वो एज इट इज पास कर देगा, एज इट इज पास कर देगा। तो इसलिए पहला पॉइंट ये है। और दूसरा, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, यानी दोनों की तरह से डेंसिटीज में, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, उसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस क्या होना चाहिए इसमें?
डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों के, डिस्पर्स फेज यानी सॉल्यूट के और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो मैग्नीट्यूड डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो जाके ऑब्जर्व होगा, नहीं तो ऑब्जर्व नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडेड पार्टिकल। 6th क्वेश्चन, 16 सॉरी, 15 डिस्कस कर दिए हैं, किसी को कोई डाउट है इसमें? 15 क्वेश्चन तक। चलो 16 देखेंगे। 16th क्वेश्चन, with the following compounds will behave as a reducing sugar in aqueous KH solution। तो aqueous KH solution में अगर तुम फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो एस्टर वाला पार्ट है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जो एस्टर वाला पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। CH2OH है और यहाँ पे OCOCH3 है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा बेसिक मीडियम में तो क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा और ये CH3CO नेगेटिव बन के बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे यानी पहले वाले कार्बन पे OH आ गया ना, OH आ गया तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, सही ना। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा, म्यूटर रोटेशन प्रॉपर्टी शो करेगा और मतलब कि इसकी टॉलरेंस रेजेंट से रिएक्शन होगी, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन होगी। तो बस ये दिखाना था, बेसिक मीडियम में पूछा था, सही ना, बेसिक मीडियम में पूछा है। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2, ये दे रखा है C प्लस O2 गिव्स CO2, डेल्टा H दे रखा है इसका -393.5, H2 प्लस हाफ O2 का -285 के आसपास दे रखा है, -285 के आसपास दे रखा है। अब पूछा किसका है, नहीं एक और दे रखा है, CO2 प्लस 2H2 यानी रिवर्स ऑफ कंबशन रिएक्शन का दे रखा है, CO2 प्लस 2H2 गिव्स CH4 प्लस 2O2, इसका भी दे रखा है। और पूछा क्या है, CH4 का फॉर्मेशन पूछा हुआ है, CH4 का फॉर्मेशन पूछा हुआ है। तो तुम अगर सिंपल देखोगे CO2 का फॉर्मेशन तुम्हें दे रखा है, H2O का फॉर्मेशन तुम्हें दे रखा है, CH4 का फॉर्मेशन हमें निकालना है, तो इस रिएक्शन में डेल्टा H का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डेल्टा H का फॉर्मूला समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में CH4 का फॉर्मेशन निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन तो हमें निकालना ही है, और O2 तो एलिमेंट है, एलिमेंट का 0 माइनस CO2 का इसका था लगभग, ये दे रखा है डेल्टा जिसका कितना दे रखा है इसका 890.3 890.3 है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का कितना दे रखा है, लगभग 400 के आसपास है, कोई -393 मैं 400 मान रहा हूँ लगभग, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तुम 74 और 144 ऑप्शन है, 74 144 डिफरेंस ज्यादा है। और माइनस H2O का -285 है, -285 है, तो इसको मान लिया माइनस अगर 300 मान लेते हैं, मैंने दोनों को बढ़ाया है ध्यान रखना, -700 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई भी करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे 50 कम कर देंगे, यहाँ पे टोटल 600 ये है, 600 550 माना 950, तो ये आ गया सीधा। ये है इसका है 890 पॉइंट प्लस में, ये 890.3 है और ये कितना आएगा यहाँ पे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इससे कितना आ रहा है, सर आंसर तो -74.8 है। 74.8 है नेगेटिव में, एक मिनट, यस सर। कुछ गड़बड़ हुआ, माइनस प्लस की गड़बड़ हुई है कुछ क्या, अच्छा ये प्लस हो गया ना, फॉर्मेशन नेगेटिव होता है, हाँ नेगेटिव दे रखा ना, ये प्लस आएगा, सही है। तो ये आएगा लगभग 950 के आसपास आएगा, और ये 890 है तो ये 74 नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में 74.8। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, ऑप्शन देख करके तुम इसे मैनिपुलेट कर सकते हो उसको थोड़ा सा। 18 -74.8 आ जाएगा। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये देखते पता लग जाएगा, HCF4 प्लस O2F2, HCF4 प्लस O2F2, तो इसमें HCF6 आएगा प्लस O2, तो इसके अंदर Xc की स्टेट +4 से +6 हो गई ऑक्सीडेशन, O2 +2 से 0 हो गया प्रोडक्शन, तो यही वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा क्लोरीन की रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH, 19th Cl2 की डाइल्यूट NaOH के अंदर रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, NaCl प्लस OCl नेगेटिव यानी NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और अगर इसकी कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन होती है, चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, दोनों केस में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो NaCl तो मिलेगा, साथ में क्लोरेट आयन, सोडियम क्लोरेट, ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड है, NaOCl है,
NaOCl, और इन दोनों में अगर एसिड डाल दिया दोबारा क्लोरीन, इन दोनों में अगर एसिड डाल दिया दोबारा क्लोरीन Cl2। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आनी चाहिए सबको। पीलो के अंदर मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, पेपर में आने लगेगा ये। डाइल्यूट में ये मिलेगा और कंसंट्रेटेड में, बस कंसंट्रेटेड में ये आयन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हाइपोक्लोराइट है, यहाँ पे सोडियम क्लोरेट है। 20th Br लगा हुआ है और पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट किया हुआ है, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट किया हुआ है, और दोनों साइड CCH5 लगे हुए हैं। पीएच है CH, Br है CH2, पीएच है। बस लिखने का तरीका बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है। इसमें अगर मैं पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट करता हूँ, हीट करना है तो फिर सोचना ही नहीं है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आंसर ही आ जाएगा, 1,2 डाइफिनाइल इथीन। तो आंसर दे रखा है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड गिव्स प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस विद H2SO4। एफरवेसेंस दे रहा है H2SO4 के साथ। सोडियम सॉल्ट X है सोडियम सॉल्ट, एफरवेसेंस दे रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर CO2 गैस निकलती है बाहर, वो बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। X रिएक्ट्स विद डाइल्यूट, एफरवेसेंस लिख देता हूं मैं, एफरवेसेंस। फिर X जो है रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड एक्वस CaCl2, CaCl2 से रिएक्ट करता है एक्वस फॉर्म से, और क्या मिलता है इससे? इसमें मिलता है व्हाइट PPT, व्हाइट PPT मिलता है, which decolorizes acidic solution of KMnO4, decolorizes acidic solution of KMnO4 के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, डीकलराइज कर देता है। X is अगर मैं अब ऑप्शन देके कर रहे हैं इसमें, अगर X को मैं CCH5COONA लेता हूं और इसमें मैं डालता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4, तो विदाउट एनी डाउट इसमें आंसर आएगा बेंजोइक एसिड, कोई मतलब ही नहीं इसका लेने का, सोडियम बेंजोएट हो ही नहीं सकता। HCONA, इसको अगर हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसको हीट करेंगे, ये क्या है? फॉर्मेट आयन है ना, फॉर्मेट आयन, इसको हीट करते हैं तो CO गैस मिलती है, इसको हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है गर्म करने से। तीसरा, तो ये भी नहीं है उसका आंसर, CO गैस की एफरवेसेंस नहीं आएगी। और तीसरा जो है सोडियम एसिडेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि सोडियम बेंजोएट नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। अब Na2CO4, इसमें ऑप्शन मैच करेंगे। Na2CO4 इसमें ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन को गर्म कभी भी करते हैं तो दो गैसेस मिलती हैं, CO प्लस CO, और साथ में Na2, साथ में Na2 ये मिलेगा जब ज्यादा गर्म करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अदरवाइज पहले तो इसके अंदर भी Na2CO3 मिलता है प्लस CO, और Na2CO3 को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला हुआ है, तो इसलिए CO प्लस CO2 मिल सकता है, और CO2 ब्रिस्क एफरवेसेंस देगी। और CaCl2 डालेंगे इसके अंदर तो CaC2O4 मिलेगा, और ऑक्सिलेट आयन KMnO4 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं क्योंकि CO2 गैस रिलीज कर देंगे। तो इसे थोड़ा सा अगर ऑप्शन देख के करें तो हो सकता था क्वेश्चन, ये फोर्थ आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। विच इज द 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक? NO ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। O2 इसके अंदर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक है। B2 इसके अंदर पाई2px पाई2py में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक है। बचा CO, चेक कर लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका, इट इज डायमैग्नेटिक, 14 इलेक्ट्रॉन से डायमैग्नेटिक हो। और डायरेक्ट रूल मैंने बता रखा है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमेशा क्या होगा इसमें, ऑड 15 है, 7 8 15, तो हमेशा पैरामैग्नेटिक। ऑड में हमेशा पैरामैग्नेटिक। 10 और 16 इवन वाले, 10 इसके अंदर 16 इसके अंदर, 10 और 16 इवन वाले ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं, अदरवाइज ऑड वाले पैरामैग्नेटिक। और CO में तो 14 है तो डायमैग्नेटिक। 23rd लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, बेंजीन में रेजोनेंस हो रही है, एरोमेटिक है। फ्यूरेन में एरोमेटिक है। पाइरिडीन प्रॉपर रेजोनेंस हो रही है, एरोमेटिक है। इस कंपाउंड में पूरा 100% कंजुगेशन नहीं है, तो इसलिए लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज बोलेंगे।
सही ना, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये कोई मिस हो गया क्वेश्चन? अच्छा ये क्वेश्चन 20, ये 24 था। 23rd क्वेश्चन, 23rd, the freezing point of benzene decreases by 0.45 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF लगाएंगे सीधा I के FM, डिप्रेस कर रहा है ना 0.45 से, तो 0.45 is equal to I when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram benzene if acetic acid associates to form a dimer in benzene percentage association पूछा, KF दे रखा है 5.12, KF 5.12 है। मोलैलिटी 0.2 ग्राम हमने डाला इसके अंदर एसिटिक एसिड, 0.2 बाई मास होता है एसिटिक एसिड 60, सॉल्वेंट है हमारा 20 ग्राम इंटू 10⁻3। यहाँ से आई निकालेंगे, आई जो है 0.5 के आसपास आएगा, 0.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 0.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 0.5 और 1 के बीच में आएगा क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। दिमाग में पहले से आंसर होना चाहिए, एसोसिएशन हो रहा है, डायमर बन रहा है, तो आई जो है 0.5 और 1 के बीच में आएगा और उससे आंसर निकाल लेना आई को, फिर उसका लिख देना यहाँ पे बेंजोइक एसिड है उसको मैं ए मान रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ ए लिया, बनेगा क्या A2, 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा बाय 2 बनेगा, आई हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, अल्फा निकालना है और आई तुमने यहाँ पे निकाल लिया जो कि 0.5 से हल्का सा ज्यादा होगा। चलो अभी है 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन भी देख लो, फिर एक बार रिजॉइन कर लेना, 3-4 क्वेश्चन और बच जाएंगे। 25th क्वेश्चन, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन COCl3.6H2 with excess of AgNO3, 1.2 into 10 की पावर 22 आयंस मिले हैं। 1.2 into 10 की पावर 22 मींस 0.02 मोल, यही होगा ना, 0.02 मोल क्लोराइड आयंस मिले हैं इसमें, आयंस मिले हैं, इतने आयंस मिले हैं टोटल, आयंस आर प्रेसिपिटेट, इतने आयंस प्रेसिपिटेट हुआ है, इतने मोल का प्रेसिपिटेट बना है, ध्यान रखना। और प्रेसिपिटेट बनना है इससे किसका, AgCl का, तो 0.02 मोल AgCl मिला, मतलब 2 Cl बाहर है, 2 Cl बाहर है, 1 Cl अंदर है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा सीधा COH2O होल 5, पोटेंशियम नंबर तो 6 ही रखना अंदर, Cl2.H2, Cl2.H2। तो आंसर अगर तुम 4th ऑप्शन देखोगे तो आंसर आ जाएगा। रिजॉइन कर लेना एक बार।